हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट एक सीरीज एलसीआर सर्किट पे अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि उसका बिहेवियर कैसा होता है और उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ केसेस को देखेंगे। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सीरीज एलसीआर सर्किट ले लेते हैं। सीरीज एलसीआर सर्किट का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, ऐसा सर्किट लेंगे जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और आपका रजिस्टर तीनों कैसे लगे हुए हों, सीरीज में लगे हुए हों। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये तीनों की तीनों क्या लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। इसका जो इक्वेशन है वो है E = E0 sin ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या होता है, ऐसे इसमें से करंट फ्लो होता है। ठीक है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट अब हम लोग जानते हैं वो इस तरीके से क्या करेगा, फ्लो होगा। तो एक सीरीज एलसीआर सर्किट पर अपन ने क्या कर दिया, एक ऑल्टरनेटिंग करंट को, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को लगाया और उसका बिहेवियर अपने को क्या करना है, चेक करना है। अब अपने को क्या करना है, इसमें रिगरस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम फेजर डायग्राम्स के हेल्प से क्या करेंगे, कैलकुलेशन को आसान कर लेंगे। ठीक है, अब फेजर डायग्राम आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था कि जो इंडक्टर वाला केस है इसमें फेजर डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ये आप लोग जानते हैं, ये आपका आई, ये आपका क्या होगा यहाँ पर, हाँ, ये आपका क्या होगा, EL होगा, ये आपका क्या होगा, I होगा, दोनों में एंगल कितना होगा, 90 होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये हो गया EL, इसको बोलेंगे I क्यों, क्योंकि तीनों में से सेम करंट जाएगा तो IL बोलने का कोई सेंस नहीं बनता। कैपेसिटर में क्या होता है, ऐसे बनता है फेजर डायग्राम, तो यहाँ बना करके बता देता हूँ मैं आपको। ये आपका क्या है, ये आपका I होगा, करंट तो सभी में सेम है, ये क्या होगा, EC होगा, और जो आपका रजिस्टर होगा इसमें क्या होगा, ये आपका ER होगा, और ये क्या होगा, I होगा। समझ में आ गया। यहाँ पर करंट लीड करेगा कैपेसिटर में, यहाँ पर ईएमएफ लीड करेगा, और यहाँ पर दोनों इन फेज होंगे, कहाँ पर, रजिस्टर वाले केस में। ठीक है ना, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, बहुत आसानी से आप क्या कर लेंगे, चीज़ों को हल कर लेंगे। तो ये जो है ये आपका EL है, सिर्फ मैं EMF का बना रहा हूँ अभी। ये आपका क्या है, E, बताइए, ये आपका क्या है, ER है, और यहाँ आपका क्या है, EC है। समझ में आता है। यहाँ पर इस डायरेक्शन में करंट होगा तो ये करंट भी बना सकते हैं आप, I। ठीक है ना, तो ये फेजर डायग्राम की हेल्प से अपन ने क्या कर दिया, जो आपके EMF है उनको रोटेटिंग वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना, अब देखो ये पूरा EL है, ये क्या है आपका EC है। देखो EL ऊपर है, EC नीचे है, ER इधर है, वही तो बनाया मैंने, EL EC ER। समझ आया, क्लियर हो गया। चलो भाई, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि EL ऊपर है, EC नीचे है, दोनों अगर वेक्टर इनको ट्रीट करेंगे तो दोनों में एंगल 180 है। एंगल 180 मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो EL में से क्या होगा, EC माइनस हो जाएगा, तो ये इतना कुछ बचेगा, क्योंकि EL में से ये क्या हो जाएगा, EC यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये जो हिस्सा बचेगा ना, ये क्या बचेगा, EL माइनस EC बचेगा। कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये क्या बचेगा आपका, EL माइनस EC। और यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ तो ER है ही है। समझ में आ गया। ये आपका क्या है, ये तो आपका करंट का मैंने एरो बनाया है। ठीक है, तो ये दो वेक्टर है, देखो दोनों का टेल, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, अलोंग द डायगोनल, तो ये अलोंग द डायगोनल रिजल्टेंट जाएगा। ये इस तरीके से कुछ बनेगा ऐसे, और ये इधर ऐसे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये इसको यहाँ पर मैं बना देता हूँ एरो को। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो चीज़ है इनका रिजल्टेंट देखो, ये EL माइनस EC है, तो ये भी क्या होगा, EL माइनस EC। और रिजल्टेंट का क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा, जो एक्चुअल फेजर ये बन रहा है रोटेटिंग वेक्टर, इसमें आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको फेजर वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो आपका एक्चुअल ये फेजर जो होगा, रोटेटिंग वेक्टर जो होगा, उसका लेंथ उतना होगा जितना करंट या EMF का पीक वैल्यू होगा। अब यहाँ पर EMF की बात चल रही है, तो ये क्या चीज़ होगी, ये होगा E0। समझ आता है, क्लियर हो गया। उसके बाद ये एंगल को अपन क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। क्लियर हो गया। डायग्राम अगर आपको बनाने आ गया फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तीसरे पॉइंट में आप क्या कर देंगे, तीसरे पॉइंट में ये जो आपका ट्राइंगल है ना, उस ट्राइंगल की आप लोग बात करेंगे। कौन सा ट्राइंगल, देखो ये जो आपके पास ट्राइंगल बना है, ये क्या है, EL माइनस EC, यहाँ पर क्या है E0, और यहाँ पर क्या आया अपना ER। क्लियर हो गया, समझ में आता है। ये एंगल कितना है, ये एंगल फाई है, और ये कितना है, 90 है। तो अगर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, E0 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EL माइनस EC द होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ER का स्क्वायर। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, E0 को वैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं अंडर रूट। समझे, मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर रूट्स ले लिए। तो EL को क्या लिख सकते हैं, EL को आप लोग जानते हैं I0 इंटू XL लिख सकते हैं। EC को क्या लिख सकते हैं, I0 इंटू XC लिख सकते हैं, प्लस ER को क्या लिख सकते हैं, I0 इंटू R लिख सकते हैं, द होल स्क्वायर। अब बोलेंगे ये कहाँ से आया, अरे वही फॉर्मेट, V इज इक्वल टू IR। अगर EL है,
यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, तो I इंटू उसका अपोजिशन यानी रिएक्टेंस क्या है, XL है, वैसे I इंटू XC होगा और I इंटू R। समझ में आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई नॉट को यहाँ से भी बाहर निकाल सकता हूँ, आई नॉट का स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी बाहर निकाल सकता हूँ, तो बताओ क्या बचेगा, ये बचेगा आई नॉट का स्क्वायर, ये हो जाएगा XL माइनस XC द होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर और आर स्क्वायर, दोनों टर्म में से क्या करेंगे, आई नॉट के स्क्वायर को कॉमन लेकर के बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा आई नॉट बचेगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा XL माइनस XC द होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये अपने पास क्या आ गया E नॉट आ गया है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, देयरफॉर हो जाएगा E नॉट अपॉन आई नॉट कर लेते हैं, आई नॉट को नीचे भेज देते हैं, ये क्या है, ये है अपने पास अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC द होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर। समझ में आती है बात, क्लियर है। E नॉट अपॉन आई नॉट को बच्चों अपन बोलते हैं Z, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं Z मतलब Z माने इम्पिडेंस, Z का मतलब क्या होता है इम्पिडेंस का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। अब सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इंडक्टर भी लगा है, कैपेसिटर भी लगा है और रेजिस्टर भी लगा हुआ है, तो ये तीनों मिलकर के कितना रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं उसी को क्या कहते हैं, इम्पिडेंस कहते हैं। तो इम्पिडेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दी सर्किट। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो भाई यहाँ तक अपने को बात समझ में आती है, इसके बाद रब कर देते हैं इसको। आई तो ये अपना हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखो ध्यान से, ये भी हो गया। अब जो है मैं आपको आगे की चीज़ पर लेकर जाता हूँ। Z तो आपका आ गया, इम्पिडेंस बोलते हैं उसको, ये अपने को समझ में आ गया है। आइए समझाता हूँ मैं आपको। तो Z अपना क्या आया है बताइए, Z अपना आया है अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC द होल स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखें आप लोग, ठीक है ना। नीट CET यही सब में प्रॉब्लम्स आए इसी के ऊपर। तो Z क्या है आपका इम्पिडेंस है। Z का रेसिप्रोकल क्या होता है, एडमिटेंस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं एडमिटेंस। यूनिट क्या है इसका ओम, एडमिटेंस का मो, ठीक है, या सीमेंस, ठीक है। चलो भाई तो ये चीज़ आपको बता दी मैंने। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, आगे फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। आई थिंक 3 पॉइंट्स कर लिए थे, अब फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट में मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया था ना, इस ट्राइंगल को मैं फिर से बना देता हूँ। आगे इसका नाम भी दे दूंगा मैं, ये आपका E नॉट है, उसके बाद ये आपका क्या है, ये EL माइनस EC है और ये आपका क्या है ER है। ऐसे कुछ अपना ट्राइंगल था। ये एंगल कितना है 90 है। अगर मैं यहाँ से tan phi निकालूँ तो बताइए tan phi क्या होगा। tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना। तो EL माइनस EC डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ER। क्लियर हो गया। अब EL अभी बताया था आपको मैंने, क्या लिख सकते हैं, आई नॉट इंटू XL माइनस आई नॉट इंटू XC डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आई नॉट इंटू R। क्लियर होता है, समझ में आ गया। आई नॉट को बाहर लेकर के क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो देयरफॉर tan phi क्या बचेगा, tan phi आपके पास बचेगा XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। या आपके पास tan phi का वैल्यू आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इसी से रिलेटेड अपन क्या करेंगे, कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे जिसमें प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ऐसे tan phi निकाला जाता है, वो आपको मैंने समझा दिया है। क्लियर हो गया। चलो भाई यहाँ भी अपने को समझ में आ जाता है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसी को आगे जाकर के मैं इम्पिडेंस ट्राइंगल के तौर पर भी सॉल्व करवाऊंगा, और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, यही बता दूँ उसको तो भी क्लियर हो जाएगा आपको। E नॉट का क्या है, इसको ज़रा समझ लीजिए, फिर इनको समझ लीजिए, फिर इनको समझ लीजिए। इसी ट्राइंगल को ऐसा भी बनाया जा सकता है, यहीं पे बता देता हूँ इम्पिडेंस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल ये एंगल फाई है, ये एंगल फाई है, ये EL माइनस EC है। तो EL माइनस EC अगर क्या कर देंगे अपन, EL सब में से अगर करंट को हटा देंगे, Z क्या था बताइए ज़रा, Z क्या था, E नॉट अपॉन आई नॉट था। समझ में आता है, क्लियर हो गया। तो मुझे बताइए इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट इंटू Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो ये जो चीज़ है, इसमें E नॉट की जगह क्या लिख देते हैं, E नॉट की जगह क्या कर देते हैं अपन Z लिख देते हैं, ठीक है ना, या फिर आई नॉट Z लिख देते हैं। इसकी जगह क्या होगा बताओ, आई नॉट इंटू XL माइनस आई नॉट इंटू XC। फिर उसमें ER है तो उसको क्या लिख सकते हैं, आई नॉट इंटू R। अब सब में से आई नॉट को हटा देते हैं क्योंकि सभी में कॉमन आ रहा है वो। तो अगर कॉमन आ रहा है तो इस ट्राइंगल को ऐसे लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं Z। ये क्यों ऐसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे कैसे हटा दिया, आप कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा आई नॉट, क्योंकि सभी में आ रहा है वो, इस वजह से हटाते हैं उसको। तो ये ऐसे कुछ भी नहीं करता हूँ मैं, कोई भी स्टेप ऐसे नहीं बोलता हूँ कि इसको भी याद कर लेना।
हर एक चीज़ का लॉजिक समझाता हूँ कि वो आता कैसे। आप कोई भी रेशियो लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, आप देखेंगे साइन थीटा कॉस साइन फाई कॉस फाई टेन फाई कुछ भी लीजिए वो कैंसिल हो जाएगा I0 इस वजह से। तो सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ z बचेगा और ये क्या होगा XL माइनस XC और ये आपका क्या बचेगा, R बचेगा। तो ये जो ट्राइंगल है इसी को क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस ट्राइंगल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस ट्राइंगल। और यहीं से आप कॉस फाई का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कॉस फाई क्या होगा बताओ, अपोजिट एडजेसेंट क्या होता है, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है, R है, हाइपोटेन्यूज क्या है, Z है। तो ये फाई का कॉस रेशियो ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया, तो टेक्स्ट बुक में देख के घबराना नहीं। क्लियर हो गया, चलो भाई यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या है, इसके बाद इम्पिडेंस ट्राइंगल वाला पार्ट भी हो गया। अब इसके कुछ केसेस बता देता हूँ और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कितनी आसानी से मैंने आपको ये समझा दिया है। तो आप लोग बस ये स्टेप्स भी याद रख लेंगे तो आपको पूरे आपके मार्क्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, अच्छे से करिए इसको। ठीक है, चलिए आइए अब कुछ केसेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। केसेस क्या हैं, केसेस तो केस 1 tan फाई बताइए क्या है, tan फाई आपका XL माइनस XC डिवाइडेड बाय क्या है, R। ये है tan फाई का वैल्यू। तो केस 1 में क्या हो जाए, अगर ऐसा हो जाए XL इज ग्रेटर देन क्या हो जाए, XC हो जाए। XL बड़ा हो जाए, XC छोटा हो जाए। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है। तो tan फाई तो क्या होगा, अरे पॉजिटिव आएगा ना, बड़े में से छोटा जाएगा तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। तो tan फाई पॉजिटिव आएगा, tan फाई पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है फाई भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। tan फाई पॉजिटिव मतलब उसका एंगल भी पॉजिटिव। अगर एंगल ऐसा है इसका मतलब दिस इम्प्लाइज ये जो आपका ये देखो XL ज़्यादा है, XL ज़्यादा है मतलब क्या, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर ज़्यादा है। और इंडक्टर में कौन लीड करता है, EMF या करंट, इलाए, कल याद कराया था इलाए, तो उसमें EMF लीड करता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इन दिस सर्किट। सबसे पहले तो ऐसे लिखेंगे, दिस इज एन इंडक्टिव सर्किट या इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट, ऐसे लिखिए। इसमें किसका डोमिनेशन होगा, तीनों में से कौन डोमिनेट करेगा, इंडक्टर, इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। ठीक है ना, दिस इज एन इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। और आप लोग क्या लिखेंगे, हियर EMF लीड्स करंट। यहाँ पर EMF या वोल्टेज कह लो, वोल्टेज क्या करेगा, करंट को लीड करेगा। सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड केस ये होगा इफ XL इज लेस देन XC, मतलब XC अब बड़ा हो गया। अगर ऐसा हो जाएगा तो XC अगर बड़ा हो गया तो इसका मतलब छोटे में से बड़ा माइनस होगा, मतलब tan फाई का आंसर जो आएगा, tan फाई का वैल्यू वो नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आया तो दिस इम्प्लाइज फाई भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका ये मतलब होता है दिस इज एन कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब कैपेसिटेंस डोमिनेटेड है तो मैंने क्या याद कराया था, आइस। आइस यानी क्या, इसमें कैपेसिटर में करंट लीड करता है, EMF लैग करता है। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, I लीड्स E, समझ में आ गया, बाय एन एंगल फाई। 90 से नहीं, कोई फाई एंगल से क्या करेगा, दोनों में लीड करेगा, बाय फाई लिख सकते हैं इसको। समझ आया, क्लियर हो गया। तीसरा केस क्या होगा, तीसरे केस में XL और XC बराबर हो जाएंगे। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, XL माइनस XL, तो आंसर क्या आएगा, 0। अगर आंसर 0 हो जाएगा इसका मतलब फेज डिफरेंस भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है और E और I में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। समझा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये आपको मैंने पूरा AC सर्किट अप्लाइड टू सीरीज LCR, AC अप्लाइड टू सीरीज LCR सर्किट पूरा समझा दिया, कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है मैंने, सारे पॉइंट्स में कवर कर लिया। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझको बताइए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।